थैंक यू सर। वीरू सिंह दांगी, यस अभी आप संविदा में हैं ना? जी मैम, संविधान में कहाँ पर? LNIP में है LNIP में है। जी। क्या मतलब क्या कर वहाँ पे लाइब्रेरी में है? जी मैम, लाइब्रेरी। ओके। लाइब्रेरी में आपको अभी रिसेंटली क्या लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है लाइब्रेरी में? मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली देखा गया है कि मध्य प्रदेश में बेसिकली डिजिटल लाइब्रेरी कम है और लाइब्रेरी ऑटोमेशन भी कम है। तो मैम इसमें सबसे पहले काम होना चाहिए कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन होना चाहिए, डिजिटलाइजेशन होना आपने अपनी रुचि भी लिखी हुई है ना, लाइब्रेरी ऑटोमेशन। चाहिए। जी क्या होता है ये? मैम पुस्तकालय के कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग करना लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहलाता है। जैसे उसके हाउसकीपिंग जो काम होते हैं, इशू रिटर्न करना, बुक एक्विजिशन करना, कैटलॉगिंग करना, सर्कुलेशन करना, ये सब उसमें कंप्यूटर का जब उपयोग करते हैं तो ऑटोमेशन के अंतर्गत आता है। जो पारंपरिक लाइब्रेरी होती हैं जी। और डिजिटल लाइब्रेरी है, तो पारंपरिक लाइब्रेरी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लगती है, खासियत क्या है पारंपरिक जो डिजिटल में नहीं है? पारंपरिक लाइब्रेरी जो हैं, जैसे प्रिंट मटेरियल जितना भी है, इंसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी है, जो भी प्रिंट फॉर्म में है वो पारंपरिक ही हैं। और डिजिटल फॉर्म में तो मैम कंप्यूटर के द्वारा जो नहीं, इंफॉर्मेशन। उसकी एक आप विशेषता बताइए। विशेषता मैम यही है कि वो प्रिंट फॉर्म में ही रहते हैं और वहाँ पे पहले वहीं पे लाइब्रेरी में जाके लोग बाग अध्ययन करते हैं उसका। और डिजिटल की बात करें तो कहीं भी यूजर ऐसे मोबाइल से, लैपटॉप से कहीं भी अध्ययन कर सकते हैं। पहली पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है इंडिया में? पब्लिक लाइब्रेरी तो मैम नेशनल लाइब्रेरी को भी बोला जाता है, जो कलकत्ता में है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता, जो 1836 में जिसकी स्थापना हुई थी। और अभी जो नेशनल लाइब्रेरी 1948 में बनी, फिर पहले जो लाइब्रेरी ने BS केसवन बने हैं उसके। लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए 2 पॉइंट बताइए। मैम एक तो लाइब्रेरी में ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवा सकते हैं, स्टूडेंट को लाइब्रेरी के बेनिफिट के बारे में बता सकते हैं कि लाइब्रेरी के क्या क्या बेनिफिट हैं आप लोग यूज करेंगे तो उनको लाइब्रेरी में जो मेन कलेक्शन होता है उसके बारे में बता सकते हैं। और जो उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं के कुछ स्टूडेंट अध्ययन करते हैं तो बुक्स को मंगवा कर वो भी बता सकते हैं कि आप यहाँ पे इसका भी यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी सब्जेक्ट क्यों चुना आपने? मैम शुरू से ही मेरा रुझान इंफॉर्मेशन देना यूजर्स को और रहा है, इससे मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है, इस वजह से मैं फिर लाइब्रेरी फील्ड में आया हूँ। अगर लैब को मतलब प्रोफेसर आप बन जाते हैं तो फिर आप उसके विकास के लिए क्या करेंगे अपनी तरफ से? क्या आइडिया है आपके पास बेहतर कर अभी सकते हैं? जो वर्तमान में चल रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी का, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी का, ये यहाँ पर शिफ्ट होता जा रहा है, तो मैं डिजिटल लाइब्रेरी बनाऊंगा। और जैसे कि जो इन्फिल्मनेट की अभी एनलिस्ट है, ONOS है, शोधगंगा है, ये सारे जैसे गवर्नमेंट कॉलेजों में ये बड़ी सुविधा है कि रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी करता है तो इन्फिल्मनेट की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे जर्नल्स और बहुत कुछ मटेरियल मिल जाता है यूजर को बेनिफिट को देने के लिए, पढ़ने के अभी लिए। आप जैसे देख रहे हैं कि कई देशों में युद्ध चलता है, जैसे भी गाज़ा इजराइल में युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जी तो ऐसी स्थिति अगर होती है तो वहाँ पर आप किस तरीके से आप शिक्षा के लिए आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं? मैम जैसे कि ऑनलाइन जैसे इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है या वो है, तो अगर कुछ फिजिकली डिस्ट्रॉय होता है तो वहाँ पे फिजिकली जाने में अगर प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन सेवाएं दे सकती है उनको, और इलेक्ट्रॉनिक ई बुक्स, ई जर्नल प्रोवाइड करा सकते हैं। लाइब्रेरी के टाइप बताइए। मैम लाइब्रेरी बेसिकली 3 टाइप की होती है, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी। 5 होती हैं। हाँ मैम, वैसे मोस्टली तो मैम 3 ही होती हैं, जैसे पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक और नेशनल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, ये भी include नेशनल होती है। लाइब्रेरी में पब्लिक लाइब्रेरी के उसमें ही आता है कहीं ना कहीं। तो अच्छा। अगर वैसे कहें तो 5 कह सकते हैं, लेकिन वैसे 3 ही होती हैं मेन 2। ओके। नॉलेज और विजडम में क्या अंतर है?
नॉलेज मैम जैसे सूचना के जो व्यवस्थित स्वरूप को नॉलेज कहते हैं, और जब नॉलेज का जो बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो जाता है तो फिर वो विजडम बन जाता है। मतलब विजडम मीन्स होता है उसको व्यवहार में यूज़ करना नॉलेज को, तो जी उसको बोलेंगे आप अपनी विजडम से कैसे यूज़ कर रहे हैं उस नॉलेज का। जी ओके, टीकमगढ़ के बारे में बताइए। मैम टीकमगढ़ जो है एक भौगोलिक स्थिति से ये मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है, बुंदेलखंड का एक हिस्सा है। और वहाँ का क्षेत्रफल जो है 3760 वर्ग स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और वहाँ पे मैम जो जलवायु है वो मध्यम मध्यम वर्षा होती है। और मोस्टली वहाँ पर जैसे जो वहाँ की विशेषता क्या है? वहाँ के भी किसी जीआई टैग मिला हुआ है क्या किसी वस्तु को वहाँ के? जीआई टैग तो मैम ये बेल मेटल की जो मूर्तियाँ हैं उनको मिला है मैम जीआई टैग। निवाड़ी से कब अलग किया गया था? निवाड़ी मैम टीकमगढ़ से जो है 1 अक्टूबर 2018 को अलग किया गया है। निवाड़ी जिला टीकमगढ़ पहले टीकमगढ़ में था, लेकिन 1 अक्टूबर 2018 से निवाड़ी जिले को अलग कर दिया गया। ओके, ठीक है सर, पूछिए। आपने आपका नाम राम सेवक दांगी जी है और आपने लिखा है कि मैं टीकमगढ़ जिले से हूँ। वीरू सिंह दांगी है। अच्छा, वीरू सिंह दांगी, पिताजी का नाम। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। टीकमगढ़ के आप ये बताइए, आपके ज़िले में एक अभी वर्तमान में लाइब्रेरी जो बंद पड़ी हुई थी उसको चालू किया गया है, कहाँ की गई है और किसके द्वारा की गई है? बहुत दिनों से बंद पड़ी हुई थी वो लाइब्रेरी, माफ 25 करना साल सर, से। अभी जानकारी नहीं। 25 साल से बड़ी फेमस लाइब्रेरी थी वो, और टोटल बंद थी, दीमक लग गई थी किताबों में, उसको फिर से मॉडर्नाइज किया गया, डिजिटल किया गया है। अभी सर याद नहीं आ टीकमगढ़ जिले से हैं आप, तो वहाँ पर एक तालकोठी कॉलेज है, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। तालकोठी, सॉरी सर, नहीं पता। टीकमगढ़ जिले के एक बहुत बड़े फेमस साहित्यकार थे, अभी उनका निधन हुआ है, और राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार थे वो। 96 वर्ष अभी की उम्र इसको में। सर मैं अच्छे से अध्ययन करूँगा, जो आपने बताया है इसका अभी मैंने अध्ययन नहीं किया है। आपको थोड़ा टीकमगढ़ जिले से हैं तो थोड़ा उसका अध्ययन जो है थोड़ा गहराई से होना चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। जी सर। वर्तमान में कलेक्टर कौन है टीकमगढ़ जिले के? सॉरी सर, कलेक्टर भी अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। पुरातात्विक दृष्टिकोण से टीकमगढ़ के कुछ ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल हैं जो पुरातात्विक दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं आप। एक तो सर टीकमगढ़ का किला है, ठीक है, एक बल्दूगढ़ का किला है, ठीक है, एक सर कुंडेश्वर धाम है वहीं पे जमदार नदी के पास में। यही है जो जहाँ पर सर बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं देखने के लिए। जैसे टीकमगढ़ का नाम कहाँ से पड़ा है? सर टीकमगढ़ का नाम ये 1783 में ये पहले इसका नाम टेहरी हुआ करता था। वेरी गुड। और जो ये बुंदेला राजा विक्रमजीत हैं 1783 में उन्होंने ये टेहरी से टीकमगढ़ नाम इसका किया है। पहले राजधानी ओरछा थी। पहले ओरछा थी सर। ओरछा से टीकमगढ़ कब की गई और क्यों की गई थी? ये 1783 में की थी सर। ऐसा क्या कारण आ गया कि ओरछा से राजधानी को टीकमगढ़ ले जाया गया? कुछ सर ओरछा में ये क्लियर जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ अराजकता की वजह से उन्होंने ऐसा लगा कि टीकमगढ़ करना ठीक रहेगा, बुंदेला राजा जो थे, तो फिर टीकमगढ़ कर दिया सर उसको। ये टीकमगढ़ जिले में पहले ओरछा के रामराजा सरकार का मंदिर टीकमगढ़ जिले में ही था, जी। तो ये मूलतः किसने बनवाया था? क्या सर? रामराजा सरकार का मंदिर किसने बनवाया? ये सर जो वीर सिंह देव बुंदेला राजा थे, शायद मुझे क्लियर याद नहीं। मधुकर शायद थे। नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, गलत। अच्छा कोई बात नहीं, आप नहीं पता है तो आप सॉरी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत मत बताइएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये सूचना और संप्रेषण में क्या अंतर होता है? सूचना सर डेटा का जो प्रोसेसिंग करके हम जो इन्फॉर्मेशन सर उसकी बनती है उसको सूचना कहते हैं सर। ठीक है, संप्रेषण क्या होता है? और कम्युनिकेशन जब किसी माध्यम से हम जब इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह भेजते हैं उसको सर कम्युनिकेशन आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण के चरण बताइए आप थोड़ा सा। संप्रेषण की चरण। सर सोर्स मैसेज चैनल
और रिसीवर, ये होता है। क्या फीडबैक इसका चरण नहीं होता है? क्या सर? फीडबैक फीडबैक भी होता है सर। तभी तो कंप्लीट हुआ। जी सर, जी सर। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है, ये क्या होता है? अंगूर लता संप्रेषण सुना है आपने कभी? सॉरी सर, नहीं सुना। संप्रेषण का सिद्धांत देने वाले किसी एक आप विचारक का नाम बताइए थोड़ा सा, जैसे संप्रेषण पे कुछ थ्योरी दी हो। अच्छा, एक शैनन बीवर थे, मैथमेटिकल थ्योरी दी थी 1949 में। एक गार्डनर थे 1954 में, उन्होंने इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन थ्योरी दी थी। और यही याद आ रहा है अभी तो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी नई आई है, जी इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए आप। सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये जो पहले जैसे सर था 10+2 का सिद्धांत था, तो उसको बदल के 5334 फॉर्मूला इसमें लाया गया। और इसमें सर मातृभाषा पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया गया कि मातृभाषा में जो क्षेत्रीय नॉलेज है उस पर इंफॉर्मेशन देना चाहिए। और जो इंग्लिश पहले ज़्यादा चलती थी, इसमें इंग्लिश की जगह जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं तो उस पर सर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और कुछ इसके क्राइटेरिया भी हैं कि 2035 तक हमें क्या लक्ष्य हासिल करना है, 2040 तक हमें क्या लक्ष्य हासिल करना है। पहले जो 1986 की थी उसमें सर क्या था कि जो आधुनिकता, जब से ये 1986 से अभी 2020 तक जो आधुनिकता बढ़ी है शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसमें भी बदलाव लाने के लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है कि इसमें जो लक्ष्य हैं उनको हासिल करने के लिए। सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में थोड़ा बताएं, आप कब आया ये, क्या है? ये सर IPR सूचना अधिकार अधिनियम, राइट राइट 2005 में आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया सर। ठीक है, क्या है ये? सर, इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी जो गवर्नमेंट अधिकारी है उससे वो ये जानकारी ले सकता है कि आप जो क्या कर रहे हैं, या RTI के माध्यम से, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से, कि हमें आप बताइए कि ये आपने 1 महीने में कौन कौन से कार्य किए हैं। या किसी भी जो व्यक्ति हैं उसको अधिकार है कि किसी अधिकारी से पूछ सकते हैं अपने कार्यों के बारे में, और वो इन्फॉर्मेशन उसको 30 दिनों के अंदर उसको देनी होती है कि 30 दिन के अंदर अंदर वो उसका जवाब देगा जो अधिकारी से पूछेगा। राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया, इसके बारे में बता सकते हैं आप? ये सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 में आया था सर। टेक्नोलॉजी नहीं, आयोग, सूचना आयोग, इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया। सॉरी सर, अभी चलो कोई बात, ठीक सर, आप पूछिए। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सर, प्राइमरी इंफॉर्मेशन वो होते हैं जो फर्स्ट बार सर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सर जर्नल्स हैं, थीसिस हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग हैं, ये सब पहली जर्नल जो प्रकाशित होती है प्राइमरी के अंतर्गत। और सेकेंडरी सोर्सेज? सेकेंडरी सर जैसे कि बुक्स हैं, इंसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी है, ये सर जो प्राइमरी के आधार पर जो बनते हैं वो सर सेकेंडरी। अच्छा, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया और बिब्लियोग्राफी, इनमें क्या डिफरेंस है? सर, जो डिक्शनरी होती है वो तो किसी वर्ड का जो अर्थ होता है, और जो इंसाइक्लोपीडिया होता है वो सर जो प्रचलित किसी भी देश के जो प्रचलित राजनीतिक, आर्थिक जो जानकारी होती है उसमें दी जाती है इंसाइक्लोपीडिया में। और सॉरी सर, एक और कौन सा? बिब्लियोग्राफिक्स। बिब्लियोग्राफी सर जैसे किसी भी बुक्स की ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, पब्लिशर, इसके बारे में बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन किसी बुक्स के बारे में, ये सब बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत आता है। ज्योग्राफिकल सोर्सेज क्या होते हैं? ज्योग्राफिकल में सर जैसे कि जो भौगोलिक स्रोत होते हैं वो जियोग्राफिकल होते हैं कि क्या क्या इसमें आते हैं? इसमें कि कहाँ पर कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है, भौगोलिक जानकारी उसमें, जैसे कि एटलस है सर, लाइब्रेरी साइंस में एटलस भी उसमें आता है, तो नक्शे टाइप के बताते हैं कि ये कितना इसका क्षेत्र है और कहाँ पर स्थित है। और बिब्लियोग्राफिक सोर्सेज में क्या आता है? बिब्लियोग्राफिक सर, बिब्लियोग्राफिक में ये जो किसी भी बुक्स का जो बिब्लियोग्राफिक डेटा, जैसे कि अभी मैंने बताया सर, ऑथर है, टाइटल है और एडिशन है, उसका एक शॉर्ट फॉर्म में जानकारी रिसर्चर के लिए काफ़ी यूजफुल होता है कि वो पता लगा लेते हैं कि कौन सी बुक्स उनके यूज के लायक है। ISBN नंबर क्या होता है?
सर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है, ये पर्टिकुलर किसी भी बुक्स को दिया जाता है और ये इसका सर 1970 से ये दिया जा रहा है और अभी सर 2007 तक तो ये 10 नंबर का था, अभी 2007 से जनवरी 2007 से 13 नंबर का हो गया है, जो अभी भारत में RRLF जो संस्था है वो प्रोवाइड कराती है पर्टिकुलर बुक्स के लिए। बिब फ्रेम क्या होता है? सर ये बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क होता है, एक मशीन रीडेबल कैटलॉग पहले लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने दिया था 1964 में और सेकंड 66 में दिया था, उसका ही सर ये नेक्स्ट वर्जन जो अभी बिब फ्रेम आया है बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क। ISO 2709 ये क्या है? ये सर एक स्टैंडर्ड है जो कैटलॉग में यूज होता है, जैसे कि हम कोहा पेंट्री करते हैं तो ISO इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के फॉर्म में होता है कि अगर किसी की बिब्लियोग्राफिक बुक्स है तो वो सीधा ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से उसका पूरा डिटेल आ जाता है बुक्स का। ठीक, बढ़िया दानी जी। अच्छा है आपका थोड़ा अपने ज़िले के बारे में थोड़ा आपकी जानकारी कम है कि भाई आप जो जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं मूलतः अभी सर मैं वो पूरा चप्पे डिटेल के में बाद आपका जानकारी होना पूछ चाहिए लेता हूँ आपको। क्योंकि मुझे कहीं जहाँ तक है जिले के बारे में मुझे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिली है सर अभी तक, तो वो उसमें इतना है नहीं, जैसे नहीं, सर बहुत ने जितना भी पूछा तो ये कलेक्टर तो सर नॉर्मल आना चाहिए, लेकिन आपको अपने बाकी ज़िले का जो- कलेक्टर ही नहीं मालूम जो है। सर वो पता तो था मुझे लेकिन ये आना चाहिए, लेकिन मैं सर डिटेल में अभी पूरा कोर्स करके वहाँ ये का जो हमने है दिखाया था कि डिटेल में जानकारी है प्राचीन तो- सबसे बड़ा प्राचीन जो वहाँ का कॉलेज है जो राजा साहब की कोठी है ताल कोठी, जी तालाब देखा ना वहाँ का आपने? हाँ तालाब तो तो देखा है। ताल कोठी जो बनी है वहीं कॉलेज है बहुत बड़ा। उसी कॉलेज में एक लाइब्रेरी थी जो 25 सालों से बंद पड़ी थी, जी किसी ने उसको खोला नहीं, लेकिन वर्तमान वहाँ के जो कलेक्टर हैं उन्होंने उसको खुलवाया, उसको डिजिटल लाइब्रेरी बनाया और एक नेशनल लेवल की लाइब्रेरी जो है उसको बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। जी सर अभी मैं डिटेल में उसको सर थोड़ा बिल्कुल, पता होना पढ़ चाहिए। टीकमगढ़ जिला और ये ग्वालियर ये और एक डिटेल बहुत में- बड़े साहित्यकार थे जिन्होंने पूरे मतलब बुंदेलखंड का इतिहास भी लिखा और बुंदेलखंड का पूरा साहित्य दिया, हरि विष्णु शास्त्री, अभी उनका निधन हुआ है 96 ईयर ओल्ड थे वो, तो ये थोड़ा सा जानकारी फेमस पर्सनालिटी तो पता होना चाहिए। चाहिए। अभी तो जैसे टीकमगढ़ का तो ज़्यादा कोई जैसे उमा भारती जी हैं पहली मुख्यमंत्री हैं, वो वहीं डूडा टीकमगढ़ से हैं, नहीं टीकमगढ़ से मतलब हाँ ठीक है। और एक वो वीरेंद्र खटीक हैं जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं अभी। जो केंद्रीय मंत्री हैं, सामाजिक न्याय साहित्य और मंत्री हैं वो। एक पत्रकार हैं, ज़्यादा तो नहीं है 3-4 लोग हैं ऐसे। मतलब वही उन्हीं के बारे में पूछ लेते हैं। जैसे ग्वालियर से हैं तो यहाँ तो सर बहुत ज़्यादा हैं ग्वालियर में तो आपको ग्वालियर भी तैयार करना है और आपको टीकमगढ़ भी टीकमगढ़ तैयार तैयार करना करना है और ऐतिहासिक स्थल वहाँ के बड़े फेमस हैं, ठीक है, कहते वो आपको है। थोड़ा जैनों का भी तीर्थ स्थल है वहाँ हाँ पे। सर जैनों का है, वो उस समय मुझे ध्यान नहीं था। हाँ जी, ये पपोरा बल्दूगढ़ में 80 मंदिर बने हैं जैन के। पपोरा पपोरा हार क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है वो सिद्ध जैनों का। क्षेत्र है सर जैनों का तो तीर्थ। उसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज पढ़ लीजिए सारे ना, क्योंकि देखो लाइब्रेरी का तो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बहुत अच्छा है लाइब्रेरी पे नॉलेज है ना, आपको आपको। बहुत अच्छी मैं सर अब बस टीकमगढ़ मुझे सर अभी मैंने जहाँ तक देखा है जैसे जिलों का मैं सोच रहा हूँ कोई डिटेलें मिल जाए, तो मुझे उतना डिटेल में नहीं मिला जिससे कि पूरा फुलफिल हो सके। नहीं टीकमगढ़ बहुत से इतिहास लिखा, कई लोगों ने लिखा है टीकमगढ़ इतिहास। अब मैं यहाँ से वो कोर्स का सर आपका ले लेता हूँ। एक्चुअली आपको डिटेल में नहीं जाना, आपको बेसिक मतलब सबका पूरे जैसे बुंदेलखंड का सर इतिहास मिल क्वेश्चन जाएगा पूछेगी टीकमगढ़ में। जो मतलब टीकमगढ़ का हो गया, ग्वालियर का हो गया कि यहाँ का कौन सा किला फेमस है, किसने राजघराना बनवाया, जो है। इतने ही आपको करना है। एक चीज़ मुझे लगी जो वैसे तो सब आपका सही है, परफेक्ट है, आपका जो थोड़ा बोलने का तरीका एग्रेसिव सा है, मतलब फास्ट है। फास्ट नहीं, मतलब आप जैसे बोलते भी हो तो बहुत आपका जो जैसे आपने एंट्री भी करी साउंड थोड़ा आक्रामक है, ऐसा लग रहा है जैसे लड़ाई कर रहे हो आप। चेहरे पे सोवर्टी जो होना चाहिए वो मतलब सोवर्टी शायद हो से सकता है LNIP में हो आप इसलिए। स्पोर्ट स्पिरिट है ना। हाँ तो वो थोड़ा सा विनम्र मुझे एक चीज़ लगी जी कि वो थोड़ा सा बोलने का तरीका एकदम से ऐसे आप ऐसे लग रहा है दूसरे पे मतलब मैं भी अटैकिंग चाह रही हूँ थोड़ा पोलाइटनेस और सॉफ्टनेस आ जाए थोड़ा सा। मतलब जब आप पैनल में बैठेंगे तो वो क्या होता है कि हम तो चलो वो हैं लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आता, जी मैम विनम्र वहाँ थोड़ा पर सा। क्या होता है कि विनम्रता थोड़ा थोड़ी सा सी होना थोड़ा चाहिए। पोलाइटनेस थोड़ी सी आ जाए, क्योंकि एनर्जेटिक है आप नो डाउट, और लेकिन पहले से काफ़ी सॉफ्टनेस भी आई, ऐसी बात नहीं, पोलाइटनेस भी आई नहीं है। अब सर जैसे मैंने यहाँ जब से आपके यहाँ पे मैंने वो दिया है तब से मुझे भी अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सा पहले
जैसे मैम नॉलेज बहुत है, उसको प्रेजेंट करने के लिए वही ये बहुत अच्छा चीज़ है। तरीका है। थोड़ा Framework। आपका आक्रामक नहीं होना चाहिए। जैसे नॉलेज आपको बहुत, ऐसे आपने लाइब्रेरी के बारे में जब बता रहे थे तो ऐसा लगा था आप जैसे दूसरे पे अटैक कर रहे हो। अच्छा, मतलब थोड़ा वो सा उसको मेरे को बताने तो का हम तरीका कहेंगे, थोड़ा जैसे polite अनपढ़ लीजिएगा होना आप, जैसे आप दांगी है, जी। ठीक है ना, जो वो बोलने का जो तरीका है वो आपका जो अब है, लेकिन मुझे भी लग रहा सामाजिक है प्रभाव है सर, आपके सर ऊपर ने में मेरा थोड़ा सा। पहली बार लिया था तो तब से भी मुझे मतलब ये लग रहा है कि थोड़ा सा बहुत मतलब मेरे में खुद को लग रहा है हमें कि बहुत अच्छा। काफ़ी चेंज है। और काफ़ी अभी change मैं सर 2 और दूंगा आपके यहाँ जी, पर, जी, और फिर जी। इसके बाद में फिर वहाँ पर दूंगा। तो आपका ड्रेस कोड बेहतर है,